नमस्कार दोस्तों, मैं दानू सर आप सभी का अतिथि परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं संविधान के 8वें वीडियो को लेकर। हमारे 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं जिन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमें जिन अनुच्छेद के बारे में चर्चा करना है वो है अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24, जिन्हें हम कॉमन तौर से कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो इसे प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला वीडियो डला था अनुच्छेद 21 को लेकर, उसमें हमारे एक स्टूडेंट का एक डाउट आया। उनका ये कहना था कि सर जो आपने बताया था कि नींद का अधिकार जो होता है या हमारे सोने का जो अधिकार होता है वह क्या एक मौलिक अधिकार है। तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ, जो हमारा नींद का अधिकार होता है वो हमारा एक मौलिक अधिकार होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो आपको 2012 का वो केस या वो दृश्य याद होगा जब बाबा रामदेव दिल्ली में अनशन कर रहे थे और उन्हें पुलिस वालों ने वहां से रात को उठाया था। उसके खिलाफ जो एक पिटीशन दायर की गई थी उसमें यदि मैं आपको बताऊं तो जस्टिस BS चौहान और स्वतंत्र कुमार, जस्टिस BS चौहान और स्वतंत्र कुमार की पीठ ने बकायदा यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत सोने का अधिकार व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। किंतु हमें यह भी याद रखना है, इवन इन्हीं दोनों का ये कहना था कि सोने का अधिकार के मतलब यह नहीं है कि आप संसद में सो जाएं, आप सर्वोच्च न्यायालय में सो जाएं, आप स्कूल में सो जाएं। सोने के अधिकार का मतलब है कि उचित समय अनुसार जो हमारा रात्रि का समय होता है उस पे व्यक्ति को पूर्णतः नींद की बहुत ज़रूरत होती है उसके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा था आज कि जैसे ही हमारी अनुच्छेद की सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद मैं जो वीडियोस डालूंगा वह पूर्णतः वीडियो रहेंगे हमारे प्रश्नोत्तरों के ऊपर। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि यदि अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य है केवल आपको संविधान के प्रति जागरूक करना एवं संविधान के बारे में बताना। इसके बाद की हमारे जो लेक्चर वीडियो रहेंगे उसमें हम अभी तक मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या बनने के चांसेस हैं, वो चाहे 20 हो, 30 हो या 50 हो, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में, या उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं। इसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि शोषण होता क्या है। जनरली जब भी हम शोषण के बारे में सोचते हैं तो हमारे बैक माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, एक दरिद्र सा व्यक्ति, एक दुर्लभ व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा दुर्बल व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है या अपने काम नहीं कर पा रहा, उसे कोई परेशान कर रहा है, उसे कोई दबा रहा है, तो वह शोषण कहलाता है। किंतु आप यह बिल्कुल मत सोचिए कि शोषण केवल यहीं तक सीमित होता है, ठीक है। जब हम बात करें शोषण की वर्तमान परिस्थितियों में, यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पर आपके बॉस के द्वारा आपसे ऐसे कृत्य करने के लिए बोला जा रहा है जिससे आपकी गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, मुख्यतः हमारी जो बहनें होती हैं या महिलाएं होती हैं, यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है तो वह भी एक शोषण के अंदर ही आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शोषण मतलब होता है कि जो व्यक्ति की गरिमा को जो चीज़ें ठेस पहुंचाएं वह आती हैं शोषण के भीतर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जब अनुच्छेद 23 की, तो हमारा अनुच्छेद 23 जो कहता है वह कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से प्रतिषेध, एवं
बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो शोषण का अधिकार है वह अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और यह राज्य के, केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त है। हमें यह भी यहां पर याद रखना है, अनुच्छेद 23 और 24। अब जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला मानव दुर्व्यापार और दूसरा बलात् श्रम। बलात् श्रम की जगह आपको बेगार भी कुछ जगह पुस्तक में लिखा मिल सकता है। ठीक है, यदि आपको हिंदी में थोड़ा सा टफ लग रहा है तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं फोर्स्ड लेबर, तो आपको समझने में अब ज्यादा आसानी होगी। बलात् श्रम का मतलब, बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? फोर्स्ड लेबर। एवं मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि जो आज से कुछ समय पहले तक जब हमारा संविधान बना था, तो हमारे संविधान बनने के पहले जो एक दास प्रथा प्रचलित थी, महिलाओं और बच्चों की खरीदी बिक्री होती थी, उसको दूर करने के लिए हमारा यह अनुच्छेद हमारे संविधान में लाया गया था। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि मानव दुर्व्यापार का मतलब केवल महिलाओं और बच्चों की खरीदी बिक्री से नहीं वरन अनैतिक व्यापार से भी संबंधित है। अनैतिक व्यापार, ठीक है। खरीदी और बिक्री में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वह खरीदी बिक्री करेगा, किंतु यदि जब हम अनैतिक व्यापार की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखते हैं कि उनसे ऐसे कृत्य करवाया जाना बच्चों से या महिलाओं से जो कानून की दृष्टि से अनैतिक हैं, वह भी अनुच्छेद 23 के तहत हमारा एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपने मानव दुर्व्यापार के बारे में समझा। अब यदि मैं बलात् श्रम के बारे में बात करूं तो जो हमारा बलात् श्रम होता है उसमें मेनली हमारी दो चीजें आती हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? अनैच्छिक श्रम और दूसरा होगा अवैतनिक श्रम। अवैतनिक श्रम, ठीक है दोस्तों। और जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेके आते हैं तो इसमें शामिल होती है व्यक्ति की गरिमा, है ना। तो अनैच्छिक श्रम का मतलब क्या होता है? जो आज से कई सालों पहले एक हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा जो चला करती थी, उसमें यदि व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाया जा रहा है केवल इस वजह से कि उसके जो पुराने उसके पूर्वज थे, उनके पिता थे, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के यहाँ काम करते थे, तो वह क्या कहलाएगा? बलात् श्रम कहलाएगा। अवैतनिक श्रम का मतलब होता है कि एक प्रकार से अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो बंधुआ मजदूरी, जो आप सभी समझते होंगे। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता था कि आपने किसी से कोई कर्ज लिया, आपके पिता ने या उनके दादा ने कोई कर्ज लिया और वह कर्ज ना चुका पाने के कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यदि एक अवैतनिक या बिना पैसों के श्रम कर रही है तो वह भी हमारा बलात् श्रम या फोर्स लेबर के अंदर वो चीज भी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर क्या देखा कि अनुच्छेद 23 जो है वो क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताता हूं जो हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है या जिनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। बलात् श्रम का तात्पर्य अगर हम देखें तो जैसे हमने ये देखा कि जो कंपनी अधिनियम जो कारखाना अधिनियम आया था उसमें यह कहा गया था कि हाँ 8 घंटे हमें काम करना है, कि जो एक लेबर रहेगा वो 8 घंटे काम करेगा। किंतु यदि वह स्वेच्छा से 12 घंटे भी काम करना चाहता है तो उसे हम फोर्स लेबर नहीं कहेंगे। ठीक है, यदि वह स्वेच्छा से 12 घंटे काम कर रहा है तो यह फोर्स लेबर नहीं कहलाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यदि किसी पर्टिकुलर जॉब में
किसी एक्स व्यक्ति का सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट हुआ है और उसकी सैलरी है, हम समझते हैं 12,000 रुपये, ठीक है। और यदि कंपनी, फर्म या गवर्नमेंट किसी वाई व्यक्ति को संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखती है और उसको वेतन देती है 5,000 रुपये, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि हम अवैतनिक श्रम कर रहे हैं या फिर हमें जो है हमें भी 12,000 रुपये मिलने चाहिए। तो कंसेप्ट दो चीज़ें निकल के आई, फर्स्ट ओवर टाइम एंड सेकेंड हमारा संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें निकल के आई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिएगा कि यदि किसी पर्टिकुलर पोस्ट में अगर किसी व्यक्ति का जो पे स्केल है, या ये मैं आपको सामान्य जागरूकता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे आपके जो जानने के लिए ज़रूरी है, मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि यदि किसी पर्टिकुलर पोस्ट में किसी व्यक्ति जो है वो पोस्टेड है और उसकी सैलरी यदि 20,000 रुपये है, तो वह ये नहीं कह सकता कि मुझे तो 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए, अदरवाइज जो है मुझसे बलाश्रम करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो तो कंपनी के नॉर्म्स या गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे इस आर्टिकल 23 से संबंधित कुछ वाद, ठीक है। और ये जो वाद हैं, ये वाद आपको समझने के लिए है, या फिर अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पीएससी की या किसी अदर राज्य की, तो वहां पर आप इनको उदाहरण के साथ लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही 100% ऑथेंटिक हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी हमारे स्टूडेंट को इनकी फ़ोटो या बुक के साथ चाहिए, तो वो भी हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों, हम पहला देखते हैं, हम दीना बनाम भारत संघ। दीना बनाम भारत संघ वाद। इस वाद में यह कहा गया कि जो जेल में कैदी होते हैं, उन कैदियों को भी उनके कार्यों का उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यदि उन्हें उनके द्वारा किए गए काम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो यह हमारे आर्टिकल 23 का एबोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया दीना बनाम भारत संघवाद में, कि जो मजदूर होते हैं या हमारे जो कैदी होते हैं, उन्हें पारिश्रमिक मिलना जरूरी है। दूसरा वाद है दोस्तों, हम देखें तो ये है चंद्रा बनाम राजस्थान राज्यवाद। चंद्रा बनाम राजस्थान राज्यवाद। अब जो राजस्थान राज्य, वहाँ पर एक ज़िले में एक प्रधान ने, जो हमारे गांव के सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उन प्रधान जी ने यह बात कही कि जो गांव में एक हमारा तालाब है जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है, या उस तालाब की खुदाई हो रही है, उसका गहरीकरण हो रहा है, तो वहाँ पर घर के या गांव के जितने भी घर हैं, उन घरों के प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर आकर काम करना है, जिसका उसे उचित पारिश्रमिक मिलेगा। किंतु यदि वह काम नहीं करता है तो उसे दंड या सजा दी जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे न्यायालय था, न्यायालय ने यह कहकर इन्हें कैंसिल कर दिया, या इस वाद को कैंसिल किया कि यह आर्टिकल 23(1) जो हमने बेसिकली पढ़ा अभी तक वो 23(1) में ही था, 23(2) में आपको बताऊंगा। तो 23(1) का क्या है, यह उल्लंघन है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको यह जरूरी है कि आप पर्टिकुलर जगह पर आएँ, आप पारिश्रमिक करें, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दो वाद बताए, यह दोनों वाद किससे संबंधित थे, हमारे अनुच्छेद 23A से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं अनुच्छेद 23(2). अभी मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल 23A। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23(2). आर्टिकल 23(2)
2 है वह क्या करता है, अनुच्छेद 23 का अपवाद है या फिर अनुच्छेद 23 के ऊपर युक्ति युक्त निर्बंध लगाता है। ठीक है, इसका कहना यह है कि राज्य यदि चाहे तो लोकहित में, किसमें, ये हमें पॉइंट याद रखना है, यदि राज्य चाहे तो वह लोक हित में अनिवार्य सेवाएं जो हैं वह अपनी जनता से ले सकता है। इसमें जनरली शामिल क्या होती हैं, जैसे हमारी सेना हो गई, आपदा के समय जो हमारे एनजीओज रहते हैं उनसे कार्य ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का बलाश्रम या बेगार की बात नहीं आती है। तो यह क्या था, अनुच्छेद 23(2) का, अनुच्छेद 23 का क्या था, ये एक अपवाद था। किंतु यहाँ पर अब आपके मन में शायद ये ख्याल आ रहा हो कि जो मैंने अभी आपको चंद्रा बनाम राजस्थान राज्यवाद बताया वह भी तो एक लोकहित का कार्य था, कि जो वह तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा था उसके लिए ही उसने, गांव के सरपंच ने हर व्यक्ति को क्या दी थी, या ये बोला था कि आप गांव में आएं और आप क्या करें, आप वहां पर काम करें। किंतु ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 23(2) के अंदर जो ये पावर है वह पावर किसको है, राज्य को है। ठीक है, राज्य यदि चाहे तो वह लोकहित के कार्यों में ऐसा कर सकता है, किंतु ऐसा कार्य करते समय किसी भी विशेष धर्म या जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी साफ साफ अनुच्छेद 23(2) में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ हमारा आर्टिकल 23। अब हम बात करेंगे हमारे अनुच्छेद 24 के बारे में। हमारा जो अनुच्छेद 24 है वह क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। क्या कहता है वो, कारखानों आदि पर बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, और बालकों के लिए कहा गया है 14 ईयर से कम, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में हमें काम पर नहीं रखना है। यह कहता है हमारा अनुच्छेद 24। बेसिकली जो इस अनुच्छेद को लाने की आवश्यकता क्यों थी, जैसे हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39 है वह भी यही कहता है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने यहाँ के बच्चों, बुजुर्गों, सबके स्वास्थ्य या जीवन संवर्धन हेतु जो आवश्यक चीज़ें हैं वह उनको प्रोवाइड करवाए। चूँकि बच्चे जो होते हैं वह भावी हमारे देश के जो भविष्य होते हैं, इसीलिए उनसे संबंधित यह चीज़ें आवश्यक थी कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कारखानों आदि में काम करेगा तो हम यह समझ सकते हैं कि वह जो है वह अपना पूरी तरीके से अपना जो स्वास्थ्य है, अपना जो शारीरिक है, अपना बौद्धिक है, वह विकास वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह अनुच्छेद हमारा लाया गया। और इस अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो इसमें कुल 18 व्यवसाय, कुल 18 व्यवसायों की एक सूची बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि इन कारखानों के अलावा, क्योंकि क्या उल्लेखित है, कारखानों आदि, जिनमें 18 व्यवसायों की सूची बनाई गई कि इनमें जो हमारे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं इन्हें जो है वह कार्य नहीं करना है। इसके लिए जो हमारा बाल श्रम अधिनियम था, बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब पारित हुआ था वो, 1986 में हमारा बाल श्रम अधिनियम जो है वह पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे बाल श्रम अधिनियम में 2016 में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन में यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार, पहले जो ये 18 व्यवसाय थे उनको समाप्त करके यह कहा गया कि किसी भी प्रकार के संकटपूर्ण जो व्यवसाय रहते हैं वहां पर प्रतिषेध किया जाएगा और 14 से 18 साल के बच्चों को किसी भी कारखाने आदि में काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सजा का प्रावधान भी किया गया था हमारे अनुच्छेद 24 के तहत, किसमें, हमारे बाल श्रम अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या था, अनुच्छेद 24 के तहत बना एक अधिनियम था। अनुच्छेद 23 के तहत भी बने कुछ अधिनियम थे जो मैं लिख के लाया था आपके लिए। वह किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वह परीक्षा उपयोगी, शायद अगर आपको कभी आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी या कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उन्हें भी चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप उनको बता देता हूँ उन्हें, मैं वो लिख के ही लाया था अलग से आपके लिए। उसमें पहला जो है हमारा वो है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम जो पारित हुआ था हमारा 1956 में। ये केवल आपको इसमें सामान्यतः यह जो पूछा जाता है प्रश्न वो यह पूछा जाता है कि अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो हमें केवल यहाँ पर ये याद रखना है। उसके बाद हमारा आएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पारित किया गया था 1948 में। और उसके बाद हमारा आएगा बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम जो हुआ है 1976 में। कौन सा, बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम। और लास्ट है हमारा सामान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 में आया। कौन सा, समान, इक्वल जो है वो इक्वल आपको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, इसके लिए जो हमारा अधिनियम था वो 1976 में आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है हमारा अनुच्छेद 23 और 24। आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखना है क्या, कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24। ये मैं आपको क्विक फैक्ट बता रहा हूं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। क्या, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24। दूसरा, यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, दोनों अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है, जैसे अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम पर प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 कहता है बालकों का कारखानों आदि पर नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ जो होगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आज के वीडियो में जो भी कमी हो बिल्कुल हमें बताएं और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।